Hello students, I am an SST teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter first. चैप्टर फर्स्ट था अपना संसाधन एवं विकास। चैप्टर फर्स्ट में हमने ये इसके की पॉइंट कौन कौन से की पॉइंट पढ़ लिए थे। इंट्रोडक्शन हो गया था, संसाधनों के प्रकार, संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन, ये हमने पिछली जो वीडियोस थी उनमें हमने इनके बारे में अध्ययन किया था। भू संसाधन, भू उपयोग, भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, मृदा संसाधन, मृदा वर्गीकरण और मृदा वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। और बाकी जो आज हम भारत में पर्यावरण की दशा के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के जो वीडियो है उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मृदा वर्गीकरण के अंदर हम जो थे कौन सी मृदा पढ़ रहे थे, मरुस्थलीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे आज। तो मरुस्थलीय मृदा कौन सी होती है? मरुस्थल नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि मरुस्थल के अंदर जो मृदाएं होती हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो मरुस्थलीय मृदा किस प्रकार से बनी होती है और किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है, ये हम इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। कैसा रंग होता है? लाल और भूरा रंग होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। इनके अंदर लवण की मात्रा होती है। जैसे आपने राजस्थान के अंदर जो टीले होते हैं वो इस मृदा का उदाहरण है। उसमें क्या है, रेत होती है और लवणीयता की मात्रा अधिक होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। जो हम खाने के अंदर नमक यूज़ करते हैं वो भी इन झीलों से क्या है, बनाया जा सकता है। पहले के कई अवशेष हैं, पुराने जो खारे पानी की झीलें हैं उनके, उस टाइम के पहले क्या है, यहाँ समुंदर हुआ करता था, मरुस्थल था, वहाँ पे क्या था, समुंदर था। तो वो क्या है, अभी आपको राजस्थान के अंदर ये चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे नागौर के साइड में आप जाओगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो खारे पानी की झीलें हैं उनसे क्या है, नमक प्राप्त किया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, वाष्पीकृत करके जल को खाने का नमक बनाया जाता है। इतनी लवणीयता है उसके अंदर। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है। शुष्क जलवायु है मतलब शुष्क जलवायु के कारण, उच्च तापमान के कारण, साथ में उच्च तापमान भी है तो उसके कारण क्या है, जल वाष्प वो क्या है, अधिक होता है। मतलब कि जल क्या है, वाष्पन के द्वारा हवा में या चला जाता है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होगी। ये तो अपने को पता है कि जहाँ पे शुष्क जलवायु होगी वहाँ पे क्या होगा, ह्यूमस और नमी कम होती है वहाँ पे। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। कैल्शियम की मात्रा क्या है, नीचे बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। जो अधिक नीचे जाके हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, चूने में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन अवरुद्ध हो जाता है। मतलब कि जल क्या है, नीचे की साइड में और गहरा नहीं जाता है, इसमें क्या है, ऊपर ही रह जाता है और इससे क्या है, जल वाष्पन अधिक होकर ये मिट्टी रेतीली बनी रहती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसको क्या है, सही तरीके से यदि इनकी सिंचाई किया जाए तो ये क्या है, कृषि योग्य बन सकती है। इस मृदा को सही तरीके से कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। जैसा कि पश्चिम का जो राजस्थान है उसमें क्या है, ये हो रहा है। ये मरुस्थलीय मृदा इसमें डायग्राम में आपको दिखाई गई है। पश्चिमी राजस्थान कौन सा है, जो अब जैसे भारत का जो पश्चिमी है इलाका है, ये यहाँ पे ये जो है राजस्थान, भारत के अंदर ये राजस्थान, और राजस्थान का भी ये एरिया पश्चिमी एरिया, ये इससे ऊपर का एरिया है वो राजस्थान में है। ये क्या है, गुजरात के अंदर आ जाता है। ये एरिया है वो राजस्थान का आता है। तो इस प्रकार से वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो आगे चलते हैं। वन मृदा कौन सी होती है?
ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा से स्पष्ट हो रहा है कि वन कहाँ पे अधिक होते हैं, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है वन अधिक होते हैं और वहाँ ये मृदा पाई जाती है। जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं, इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। इन क्या आता है कि पर्यावरण के अनुसार पर्वतीय जो पर्यावरण जो इनको मिलता है उससे क्या है समय समय पे इसमें बदलाव आते रहते हैं। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार उगती है। नदी घाटियों में क्या है कि जब पर्वतों और पहाड़ों से जब नदियां हैं वो निकल के और नीचे की साइड में आती हैं तो वो अपने साथ में क्या है कि बहाव से ये इनके कंकड़ पत्थर जो लेके आती हैं, इससे क्या है कि ये क्या है दोमट और सिल्टदार हो जाती है। परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है, क्योंकि ऊपरी क्या है जैसे आपको इस एग्जांपल में समझाते हैं, जैसे जैसे ये क्या है यहाँ से यदि कोई नदी आ रही है, ये कंकड़ पत्थर हैं, ये क्या है या स्टार्टिंग में बड़े होते हैं, जैसे जैसे ये नीचे आते जाते हैं ये छोटे छोटे में बढ़ते हुए जाते हैं, क्योंकि ये कुछ तो ये घिस घिस के और कुछ यहाँ पे जैसे बिखराव होता है तब ये बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं। जब तक ये पूरा नीचे आते हैं तब तक ये छोटे होते जाते हैं। ऊपर की साइड में ये क्या है बड़े बने रहते हैं, क्योंकि इनके साथ जैसे जैसे जितना दूर तक जाएगी ये नदी या उसके पानी का बहाव तो वहाँ क्या है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते जाएंगे, उतने ही छोटे कण होते जाएंगे, ये आगे जाके इतने छोटे हो जाते हैं। तो ऊपरी ढालों पर इसका गठन क्या है मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमा आच्छादित क्षेत्रों में हिम से जो परे है जिस जहाँ पे क्या बर्फ़ नहीं पाई जाती है वो क्या है हिमाच्छादित क्षेत्र में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। क्या होता है अपर्दन हो जाता है और ये क्या है अतिशीलिक एसिडिक कई बार ऊपर से नीचे ढाल गलत तरीके से हल चलाने से भी मृदा अपरदन हो जाता है। गलत ढंग से हल चलाने से जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिससे अंदर पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। क्या करता है आसानी से मृदा का कटाव कर देता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। ढाल वाली भूमि होती है उसमें समोच्च रेखाओं जैसे कि ये सीढ़ी नुमा खेती की जाती है कई जगह, जैसे इस प्रकार से खेत है, फिर इस प्रकार से खेत आ गया, फिर इस प्रकार से जैसे इसके जो पानी है वो यहाँ आएगा, फिर क्या है ज़्यादा इस प्रकार से जो खेती की जाती है उससे क्या है और इस प्रकार से उसके अंदर हल चलाए जाते हैं। अब यदि ऐसे हल चला दिए तो क्या है कि ये पानी आएगा ये साथ के साथ में, और ऐसे हल चलाने से क्या हो जाएगा कि पानी का बहाव का कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। बड़े खेत को क्या है पट्टियों में बांट दिया। अब ये जो कोई ये खेत है कोई, अब इसको क्या है कि पट्टियों में बांट देंगे इस प्रकार से, तो जिससे क्या है मृदा अपरदन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से टकराएगी फिर यहाँ से, तो इससे क्या है कि मृदा अपरदन क्या है कम हो जाता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। हिमालय के जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है सीढ़ीदार, जो अभी आपको बताया था वो काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। अभी इनमें क्या है घास उगा दिया जाता है, जिससे क्या है कि वायु या जल यदि यहाँ से इस घास से टकरा के जाएगा तो यहाँ से क्या है बहुत कम अपरदन होने की संभावना रहती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। ये क्या है कमज़ोर कर देती हैं। जैसे यहाँ से सूखी है, ये यहाँ से हवा के साथ मिट्टी उड़ के गई तो यहाँ पे ये जो घास की पट्टियाँ हैं वो यहाँ पे पवन को कमज़ोर कर देगी। फिर यहाँ से गई यहाँ, इस प्रकार पट्टियों में क्या है यदि घास उगा रखा है तो उससे क्या है कि पवन धीरे धीरे कम हो जाती है। इस तरीके की पट्टी कृषि को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों की कतारों में
पेड़ों को क्या है कतारों में, जैसे एक वृक्ष यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ ऐसे ऐसे वृक्षों की मेखला बना के अपने खेत को क्या है पवनों की गति को कम कर देता है, क्योंकि ये उन पौधों से टकराएगी, इधर से आएगी तो इनसे टकराएगी, तो इससे क्या है कि अंदर जो भी मृदा है उसको क्या है इतनी नुकसान नहीं पहुंचेगा। पेड़ों की कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। जो पश्चिम राजस्थान के अंदर है, पश्चिम भारत के अंदर मेनली राजस्थान के अंदर क्या है ऐसे करके, और जो टीले हैं रेत के उनको क्या है ज़्यादा बढ़ने से रोका जाता है। अब जो पढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है भारत के पर्यावरण की दशा। भारत में क्या है पर्यावरण की दशा कैसी है। सुखो, माजरी गांव और झाबुआ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है कि झाबुआ जिले ने यह कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। भूमि निम्नीकरण को क्या है कम किया जा सकता है, और बिल्कुल कम किया जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में क्या था 13 प्रति हेक्टेयर था, 13 प्रति हेक्टेयर था, जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। ये देखो कितना परिवर्तन आया है, 13 से 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। पर्यावरण में पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, कृषि और पशुपालन में सुधार करके आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है, और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। इससे क्या है पैसा आएगा, पैसा आने से क्या है आर्थिक समृद्धि होगी। सुखो माजरी में 1979 से लेकर 1984 के बीच परिवारों की औसत आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। जो क्या है पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों ने इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को समय फैसला लेने का अधिकार दिया है कि वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्र का जल विभाजक प्रबंध द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। ये इसमें बताया गया। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगली जो वीडियो उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।